हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गपशप और ज्ञान। जब भी हम साइंस फिक्शन की मूवी को देख के एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसा भी कभी हो सकता है, हमें ये कितना फैसिनेटिंग लगता है। कैन अ मशीन रियली थिंक? ये एक ऐसा सवाल है जो मानव जाति के इमेजिनेशन का सबसे फैसिनेटिंग सवाल है। और आज हम इसी कॉन्सेप्ट को कैसे रियलिटी में पॉसिबल हुआ वो जानने की कोशिश करेंगे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस जर्नी में। AI. The AI. इंटेलिजेंट मशीन वास्तव में साइंटिस्ट की उपज थी ही नहीं, वो तो साइंस फिक्शन की किताबों में से जन्मी। 20th सेंचुरी में द विजार्ड ऑफ ओजी और मेट्रोपोलिस नाम की मूवी आई थी। उसमें हार्टलेस टीन मैन और मारिया एंड्रॉइड को आर्टिफिशियल रोबोट का कैरेक्टर काफी फेमस हुआ था। 1950 में नए जनरेशन ने बुद्धिजीवियों के मन में एक एआई का कॉन्सेप्ट बस चुका था। उनमें से एक था एलन ट्यूरिंग। 1950 में वो सबसे बड़े मैथमेटिशियन थे। उनके मन में ये विचार आया कि जैसे हम सोचकर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके डिसीजन ले सकते हैं, तो क्यों ना एक मशीन ऐसा कर सकता है। तभी एलन ट्यूरिंग ने 1950 में एक पेपर ने अपना पूरा रिसर्च और लॉजिक, कंप्यूटिंग मशीनरी और इंटेलिजेंस पेपर रिलीज किया। अपने उस इनोवेटिव पेपर में इंटेलिजेंट मशीन बनाने की रूपरेखा दी और ट्यूरिंग ने टेस्ट के प्रस्ताव रखा जो एक मशीन की कैपेबिलिटीज को माप सके, जिससे इंसानों जैसी बुद्धि और प्रदर्शन कर सके। अगर आपको ये रिसर्च के बारे में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हो। अभी किसी भी रिसर्च को इंप्लीमेंट करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एलन ट्यूरिंग को भी अपने विजन को लेकर काफी सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। शुरुआत में तो कंप्यूटर सिर्फ एक कमांड ही स्टोर कर सकता था और एग्जीक्यूट करता था। मशीन इतने महंगे थे कि कोई बेस्ट टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी या कोई बड़ी सी कंपनी अफोर्ड कर सकती थी। अगर आपको कंप्यूटर रेंट पे लेना है तब उसकी प्राइस $200,000 पर मंथ थी। इन्वेस्टर को कन्विंस करना काफी मुश्किल हो रहा है कि एआई का कॉन्सेप्ट कितना रियल है और फ्यूचर में इसका क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है ताकि फंडिंग मिल सके। 1956 में पहली बार एलन नेवल, क्लिफ शॉ और हार्बर्ट सीमन ने अपना पहला एआई रिसर्च लॉजिक थियरीज प्रोग्राम के रूप में सामने आया। यह प्रोग्राम ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए डिजाइन किया गया था। यह सेम प्रोजेक्ट डारमाउथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रेजेंट किया गया, जो जॉन मैकार्थी और मार्विन मिनिस्की ने ऑर्गेनाइज किया था। 1956 के ये सम्मेलन मैकार्थी की कल्पना से थोड़ा कम फॉर्मल था। वास्तव में इस विषय पर काम करने वाला कुछ बेहतरीन माइंड्स जो के साथ लेकर और 2 दशकों के लिए रिसर्च का जो एजेंडा सेट किया गया था उसमें काफी हद तक सक्सेस मिल चुकी थी। 1957 से 1974 तक का समय एआई रिसर्च में अपना एक बेस क्रिएट कर लिया था। मशीन ज्यादा एफिशिएंट होने लगे। स्पीड, अफोर्डेबिलिटी, स्टोर इंफॉर्मेशन के मामले में नए एल्गोरिदम इन्वेंट हुए। गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक डारपा ने यह सोचकर यह फंड किया कि यह मशीन लैंग्वेज को ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट कर सके। वो काफी बढ़ चुकी थी। मार्विन मिनिस्की ने यह कह दिया कि थोड़े ही समय में और थोड़े ही वर्षों में हमारे पास एक ऐसा मशीन होगा जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस होगी। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च इतना डीप रिसर्च करते हुए उतने चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। कंप्यूटर इतने पावरफुल नहीं थे कि कोई कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल कर सके। होप धीरे धीरे खत्म हो रही थी, फंडिंग भी कम होने लगी थी और एआई रिसर्च अगले 10 साल तक कम हो गया। 1980 में एआई ने 2 मेजर डेवलपमेंट के साथ री एंट्री की, तो न्यू एल्गोरिदम और फंडिंग। जॉन हॉपफील्ड एंड डेविड रूमलहर्ट ने डीप लर्निंग की नई टेक्निक यूज की, जबकि एडवर्ड फाइनबाम ने एक एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप किया जो डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल हो सके। इन सिस्टम को इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल यूज होने लगा और जापानी गवर्नमेंट ने एआई के R&D के लिए $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, जिनका ये मोटो था कि एआई की क्रांति लाना। हालांकि ये प्रोजेक्ट को भी एम्बिशन था, वो सारे पूरे नहीं हुए, लेकिन भविष्य की न्यू जनरेशन की प्रेरणा के लिए एक नींव जरूर रखी गई।
1990 से 2000 के दशक में एआई की सबसे बड़ी अचीवमेंट हासिल हुई। 1997 में आईबीएम के डीप ब्लू ने मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्परोव को एआई की मदद से चेस में हराया। उसी साल ड्रैगन सिस्टम ने स्पीच रिकॉग्निशन इंप्लीमेंट करके विंडोज में इंस्टॉल की, जिससे एआई ह्यूमन लैंग्वेज को बेटर तरीके से समझ सके। एआई ने यहां तक कि ह्यूमन इमोशंस जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क को भी अपने कदम रखे, ताकि रोबोट भावनाओं को पहचान सके। तो 2000 के बाद ऐसा क्या बदला हुआ कि हमें सक्सेस मिल गई? इन शॉर्ट, मूरेज लॉ ने हमारी एआई एम्बिशन को पकड़ लिया। जैसे ही कंप्यूटर में पावर और मेमोरी ज़्यादा बढ़ी, जो काम इम्पॉसिबल लगने थे वो पॉसिबल होने लगे। यही कारण है कि 2017 में गूगल के अल्फागो ने चाइनीज गो चैंपियन के जी को हराया। उसके बाद एआई हमारे जीवन का एक हिस्सा ही बन गया। अब भी हम बिग डेटा के युग में जी रहे हैं, एक ऐसा युग जिसमें बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और जिसे हम मानव जाति की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एआई ऑलरेडी काफ़ी सारी इंडस्ट्री में फायदेमंद हो रहा है, जैसे कि बैंकिंग, मार्केटिंग, एंटरटेनमेंट। हमने देखा कि भले ही एल्गोरिदम में ज़्यादा सुधार ना हो, लेकिन बिग डेटा और मासिव कंप्यूटर के माध्यम से एआई को ज़बरदस्ती सिखाया जा सकता है। मूरेज लॉ की स्पीड स्लो हो रही है, उसका प्रमाण धीरे धीरे मिल रहा है, लेकिन डेटा इंक्रीज हो रहा है। अभी तो मुझे याद भी नहीं कि लास्ट टाइम जब भी कोई कंपनी में मैंने कॉल किया तो शायद ही कोई इंसान ने डायरेक्ट बात की। अभी तो मशीन ही सामने से कॉल करता है। मान लीजिए कि हम एक सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और जो कन्वर्सेशन हो रही है वो 2 डिफरेंट लैंग्वेज में रियल टाइम ट्रांसलेट हो रही है। अगले 20 सालों में ड्राइवरलेस कार भी रोड पे घूमने लगेगी। लॉन्ग टर्म में जो भी काम हम ह्यूमन कर सकते हैं वो फ्यूचर में मशीन करके देगी। फ्यूचर में एक ऐसा समय भी आएगा कि हमें मशीन की नीति और नैतिकता के बारे में गंभीर चर्चा करनी पड़ेगी और उसके लिए लॉ इन्फोर्समेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद ज़रूर आया होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए ये तो फ्री है, लेकिन हमारे के लिए काफ़ी मदद हो जाती है। दिस इज समीर साइनिंग ऑफ।